अब एक वृक्ष की हत्या जो है वो कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। और कुंवर नारायण ने ये बताया है कि जिस वृक्ष को वो बचपन से देखते आए थे, अचानक उस वृक्ष को न देखते ही उनके उनके मन में उसकी याद आ जाती है। और वृक्ष और उनका जो रिश्ता है वह एक दोस्त का रिश्ता है। जब वृक्ष का कट जाता है तो उन्हें उसकी याद आती है बार बार। तो जैसे नदी है, हवा है, जंगल, इन सब की रक्षा के साथ साथ वे बताते हैं कि मानवीय भावनाओं की भी रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, इस कविता में प्रकट किया गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इसमें देखेंगे कि एक वृक्ष की हत्या हो जाती है तो कवि का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद ही हमने और भी क्लासेस इसमें डाली, जैसे एक कहानी यह भी और कविताएं, रहीम के दोहे। तो उसमें बहुत ही सरल रूप से उसकी व्याख्या की गई है ताकि आपको एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में सब चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अब इस कविता को हम देखते हैं कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदरा तना, मैला कुचेला। राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता, चर मराता लेकिन अखंड बल बूता। तो इसमें कवि क्या कहना जा रहे हैं कि इस बार मैं घर जब लौटा तो वो पुराना जो वृक्ष था, जो एक वृक्ष मेरे घर पर, घर के अंदर बाहर ही तैनात रहता था, मतलब हमेशा से ही खड़ा रहता था, वह अब मुझे नहीं दिखाई दिया। और जैसे ही वो मुझे नहीं दिखाई दिया तो मुझे उसकी याद आने लगी। अक्सर ऐसा होता है कि हमको जो हमारे सामने चीज़ नहीं होती है, हमको उस चीज़ की याद आती है, चाहे वो वृक्ष हो या घर का कोई सदस्य हो या कोई घर का है कुछ सामान। तो जैसे वो बता रहे हैं कि जैसे पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, अब उसका जो शरीर था उन्होंने उसको कैसे उपमा दी है कि वो एक पुराने शरीर का बना हुआ था, वही सख्त जान थी उसके अंदर, वैसी ही जान थी। भले वो बूढ़ा हो गया था पर उसमें वैसी ही अभी जान थी, वो खड़ा था बराबर और सबकी रक्षा भी कर रहा था। झुर्रियोंदार खुरदरा तना, मैला कुचेला, उसका जो तना था, मतलब जो उसकी ब्रांचेस थी और उसका जो स्टेम था वो कैसा था, खुरदरा हो गया था, मैला कुचेला हो गया था। राइफल सी उसकी एक सूखी डाल थी, तो डालों को उन्होंने कैसी संज्ञा दी है कि वो राइफल के समान थी, राइफल के समान दिख रही थी। और पाँव में फटा पुराना जूता, मतलब जो उसकी जड़ थी वो फटा पुराने जूते के समान थी। और चरमराता लेकिन अखंड बलबूता, मतलब हवा के झोंकों से वह बुरी तरह हिल जाता था, फिर भी उसमें जान थी क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया था, मतलब अभी उसको बहुत साल हो गए थे उस वृक्ष को लगे हुए थे। तो फिर भी वह सर उठाकर निडर और निर्भयता से खड़ा था। तो हमने इसमें क्या देखा कि अब की बार मैं गया, तो हम इसको कैसे समझेंगे कि कवि के सामने एक घर में एक पुराना पेड़ था, लेकिन जब वो घर गए तो उन्हें वो पेड़ दिखाई नहीं दिया, और न दिखने पर उन पे उसको उस वृक्ष की याद आती है और उस याद में खो जाते हैं कि वह पेड़ तो अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन घर पर जो खड़ा था वह चौकीदार की तरह तैनात खड़ा था। बूढ़ा होने के कारण उसका शरीर जो था वह चमड़े के समान पुराना दिखाई दे रहा था, और झुर्रियाँ पड़ने के कारण पेड़ की नाजुकता ख़त्म हो गई थी। मतलब बूढ़ा होने के बाद क्या, उसकी नाजुकता, मतलब जो उसकी लचीलापन था, कोमलता थी, वो सब ख़त्म हो गई थी। जैसे एक इंसान होता है, एक बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है तो वो कितना कोमल होता है, वैसे ही जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी नाजुकता, उसकी कोमलता ख़त्म हो जाती है। वैसे ही पेड़ की भी कोमलता ख़त्म हो गई थी, वो सख्त हो गया था, उसमें झुर्रियाँ आ गई थी, खुरदुरा हो गया था, अब वो गंदा दिखाई पड़ता था। पेड़ की डालियाँ जो थी वो सूखने के कारण राइफल के समान दिखाई देती थी, सख्त, और पुराने जूतों के समान उसकी जड़ें दिखाई देती थी। जैसे जैसे पुराना जूता होता है वो कैसे पहन पहन के पूरा नीचे से उसका जो सोल होता है वो घिस जाता है, वैसे ही वह भी घिस गया था, और हवा के झोंकों से वह पूरी तरह से हिल जाता था
पर फिर भी उसमें जान थी। वह सर उठाकर निडर और निर्भयता के कारण खड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। दूर से ही लहराता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि चाहे धूप हो, कितनी बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सारी की सारी जितनी भी ऋतुएं थी, भले धूप हो मतलब गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, ठंड का या बारिश का, वह हमेशा चौकन्ना खड़ा रहता था अपनी खाकी वर्दी। मतलब वो पूरी तरह से वैसे ही चौकन्ना खड़ा है, भले उसको ये सब चीज़ें सताती नहीं रहती थी, वह सावधान रहकर खड़ा होता था। दूर से ही लहराता था कौन, तो मित्र उसको क्या कहते हैं, दोस्त कहते हैं। पेड़ को क्या कह के बुलाते हैं, दोस्त कह के बुलाते हैं। ठीक है, पल भर को मैं बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। अब जब मुझे धूप लगती थी तो मैं उसकी छाँव में बैठ जाता था, उसकी शेडों में बैठ जाता था, पेड़ के नीचे। तो इसको कैसे समझा है कि कवि जो पेड़ के प्रयोजनों के बारे में बताते हैं कि जैसे पेड़ सारी ऋतुएं जो होती हैं, बारिश की, गर्मी की, ठंड, धूप, घर के सामने वह दिन रात अपनी खाकी वर्दी में सावधान रहता था। मतलब घर की निगरानी करता रहता था, कभी भी आराम से बैठता नहीं था। आने जाने वाले लोगों पर नज़र उड़ाए रखता था। घर के अंदर कोई जाने लगता तो वह सवाल पूछने लगता था। तो लेखक को देखकर पहचानता था और मित्र समझकर उसको ठंडी छाँव में बिठाता था और ठंडी हवा से उसको खुश भी करता था। वह पेड़ जनता को फल, फूल और पत्ते देकर उसकी भलाई भी करता था। मतलब पेड़ हमारे कितने काम आता है, वह पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन इस कविता में किया है कि वह अपना स्वार्थ नहीं देखता है और दूसरों को फूल, पत्ते, फल सभी देखकर उनकी भलाई भी करता है। तो लोगों को और जानवरों को छाया भी देता था और आश्रय देकर उन पर बड़ा उपकार भी करता था। तो हमने ये वाला सेकंड पैरा भी देखा। अब हम थर्ड पैरा देखेंगे। थर्ड में क्या बोल रहे हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। ठीक है ना। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, कि अभी ये कवि इसमें बता रहे हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे व्यक्ति आ गए हैं जो हमारे देश को लूटते जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। ताकि वो क्या कर रहे हैं कि फैक्ट्रियों का निर्माण कर रहे हैं और जितना भी जंगल हुए हैं उन सब जंगलों का पेड़ पौधों को नष्ट करके इंडस्ट्रीज़ को ओपन कर रहे हैं और हवा को अशुद्ध करते हैं। वहाँ पे फैक्ट्रियों का धुआं आ जाता है जिससे हवा जो शुद्ध है वह धुआं बन जाती है। और खाने को जहर, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो खाने में जहर मिला के सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, लोगों को नष्ट कर देते हैं, लोगों जन हानि करते हैं। तो हमको कवि कह रहा है कि हमको इन सबसे बचाना है, जंगल को मरुस्थल हो जाने से। मतलब जो हमारा जंगल है, इतने हरे भरे वृक्ष हैं, उसको मरुस्थल हो जाने से बचाना है। और बचाना है मनुष्य को भी बचाना है कि जंगल हो जाने से। तो इसमें देखिए कवि जो है वो समाज और देश के पर्यावरण को प्रदूषण से और स्वार्थी लालची लोगों से बचाना चाहता है। वो कवि को मालूम था कि समाज और देश को लूटने वाले दुश्मन उसके सामने ही हैं। ये लुटेरे जो हैं वो देश और समाज की संपत्ति को लूटकर समाज को हानि पहुंचाते हैं। कवि ऐसे लोगों को घर, समाज और देश से बचाना ज़रूरी समझते हैं। जो स्वार्थी लोग हैं वो अपने स्वार्थ के कारण कारखानों को खोलकर जल और वायु को दूषित करते हैं, जिसके कारण हमारी जो नदियाँ हैं वो नाला बन जाती हैं, मतलब छोटे छोटे रूप दे लेती हैं और हवा धुआं बन जाती है। और कुछ स्वार्थी व्यापारी जो हैं वो खाने में मिलावट भी करते हैं। जंगल को काटकर उनको मुनाफा होता है, वो पेड़ बेच देते हैं और जंगलों को रेगिस्तान बना देते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। कवि ऐसे लोगों को चेतावनी भी देते हैं कि हमें ऐसे लुटेरे दुश्मनों से देश को और समाज को बचाना है, ताकि इनके साथ साथ हमारे मानवीय भावनाओं की भी रक्षा करना है।
मानवीय भावनाओं की रक्षा कैसे? मानवीय भावनाएँ मतलब क्या होता है कि जब इंसान ऐसे वातावरण में रहता है, नदी, जंगल, हवा, वायु सबके करीब रहता है, तो उसका उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है, वह उसमें शांति महसूस करता है। अगर यह सब चीज़ें दुनिया से या समाज से ख़त्म हो जाएगी, हमको ऐसा वातावरण नहीं मिलेगा, तो हम वैसी फीलिंग डेवलप नहीं कर पाएँगे और व्यक्ति का जीवन अंधकार में हो जाएगा। वह हर पल दुखी और अपने आप को बेचैन महसूस करेगा। तो आपको यह कविता कैसी लगी, एक वृक्ष की हत्या? प्लीज़ शेयर एंड कमेंट।